हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसका नाम है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेल का विद्युत वाहक बल। हालांकि समय कम होने की वजह से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद जब हम आगे वीडियोज अपने बनाएंगे तो डिटेल्ड लेक्चर में हम बात करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी समय कम होने की वजह से हम अपने शॉर्ट्स वीडियो को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल का विद्युत वाहक बल। यहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में क्लियर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट 100% आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान से समझना है और देखते हैं कि क्या बताया गया सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है, मैंने इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ निकालने के लिए आता सवाल में। तो यहां पर देखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल, परिभाषा सुनिएगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को, यानी आवेश को, चार्ज को सेल में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी गई होती है उसे हम कहते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल। यानी सेल द्वारा जो ऊर्जा लगाई जाती है चार्ज के फ्लो में या आवेश के प्रवाह में, उसे ही हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये तो हो गई हमारी डिफिनेशन। अब सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई सेल, ये कैपिटल ई है और इसके सफिक्स में यानी नीचे लिखा हुआ है सेल, तो इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। अब सेल का विद्युत वाहक बल हम दो परिस्थितियों में निकालते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो पहली परिस्थिति जो हमारी है स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसको हम कहते हैं मानक परिस्थिति। और दूसरा जो हमारा होता है वो है हमारी अमानक परिस्थिति। तो सेल का विद्युत वाहक बल दो कंडीशन में निकाला जाता है। पहला निकाला जाता है आपका मानक परिस्थिति में और दूसरा जो होता है अमानक परिस्थिति में। अब ये मानक क्या है, अमानक क्या है, तो पीछे मैंने लिखा है, इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा मानक परिस्थिति, मानक परिस्थिति, मानक का मतलब हम कुछ मान करके जब सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं तो उससे हम कहते हैं मानक परिस्थिति। यानी जैसे हमने टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर कुछ मान करके काम किया जाएगा। और अमानक परिस्थिति में हम कुछ मानते नहीं है, हमें कोई भी टेम्परेचर, कोई भी ताप, कोई भी दाब, कोई भी सांद्रता की वैल्यू दी गई होती है, तब हम लगाते हैं अमानक परिस्थिति। तो देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए मानक परिस्थिति, मानक परिस्थिति में देखिए क्या बताया गया। यहां पर ताप कितना होता है, यहां पर टेम्परेचर, दाब है, ताप है, सांद्रता है, वो फिक्स होती है। तो ताप कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो ताप यहां पर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन दिया जा सकता है। दाब क्या होता है तो 1 एटीएम, एक वायुमंडल, हिंदी में लिख सकते हो एक वायुमंडल, या 760 mmHg। उसके बाद सांद्रता कितनी होती है 1 मोलर। यानी मानक परिस्थिति का जब सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप यहां पर सबसे बड़ा जो मेरा पहचानने का तरीका है वो जानते हैं क्या है? वो ये तरीका है कि हमें सांद्रता दी गई होती है, क्योंकि सवाल में ब्रैकेट में लिखी हुई होगी सांद्रता 1m। तो कहीं भी सवाल में सांद्रता अगर 1m यानी 1 मोलर, मोलर क्या होता है मैंने विलयन में पढ़ाया है आपको, वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो 1 मोलर ये 1m जब लिखा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, मानक स्थिति में जो फार्मूला हमारा होगा हम उसको लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी जो पहचान है कि हमें मानक का फार्मूला लगाना है या अमानक का, तो हमें सवाल में सांद्रता दी गई होगी, हम उस सांद्रता को देख करके जान जाएंगे कि हमें मानक का फार्मूला लगाना है या अमानक परिस्थिति का फार्मूला लगाना है। अगर मानक परिस्थिति होगी तो सांद्रता कितनी होगी 1 मोलर, ये फिक्स है। मानक परिस्थिति अगर फार्मूला लगाना है, उसको यूज करना, उससे सॉल्व करना है, तो 1 मोलर सांद्रता हमें दी गई होगी। तो यहां पर देखिएगा सांद्रता कितनी है 1 मोलर लिखी हुई है। तो ये तो हमारा हो गया मानक परिस्थिति के लिए। मानक परिस्थिति में सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई के ऊपर 0 लगा देते हैं और यहां पर लिखते हैं सेल, यानी E0 सेल। ये है मानक परिस्थिति की पहचान, E0 सेल। ये हमारा मानक परिस्थिति में जब विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो हम E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड का फार्मूला लगाएंगे, अभी आगे देखेंगे। उसके बाद तो ये तो हमारा हो गया मानक परिस्थिति। अब हम देखते हैं अमानक परिस्थिति को। तो अमानक परिस्थिति में टेम्परेचर हो सकता है कि वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो या 298 केल्विन लिखा हो या कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है।
दाब जो है आपका, दाब भी कुछ भी हो सकता है सवाल में दिया गया हो सकता है नहीं दिया गया हो, लेकिन हमें जो पहचानना है तो हमारी पहचानने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सांद्रता, क्योंकि सवाल में आपके सांद्रता जरूर लिखी होगी रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न, मैंने यहाँ विभिन्न लिखा है, तो दाब का मतलब दाब भी कुछ भिन्न भिन्न कुछ भी हो सकता है, सांद्रता भिन्न भिन्न कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सांद्रता के तौर पर जैसे मैंने आपको लिख करके दिखाया है कि 0.1 m, 0.02 m, 0.001 m, इस तरीके से। जब पॉइंट में लिखी होगी सांद्रता 1 नहीं होगी, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अमानक परिस्थिति का लगाएंगे, और अमानक परिस्थिति का विद्युत वाहक बल हम नष्ट समीकरण के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर आपको नष्ट समीकरण पता है तभी आप अमानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल निकाल पाएंगे। अगर नष्ट समीकरण आपको नहीं आती है तो आप अमानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल नहीं निकाल पाएंगे। इस स्थिति में हम सेल के विद्युत वाहक बल को ई सेल से, देखिए अंतर देखिए दोनों में, यहां पर 0 लगा हुआ है और यहां पर 0 नहीं है, यानी यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि मुझे अमानक परिस्थिति में ई सेल बराबर लिखना होता है और मानक परिस्थिति में ई 0 सेल लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी मेरी बात ध्यान रखिएगा कि सांद्रता से ही हम पहचानेंगे कि हमें फॉर्मूला मानक का लगाना है या अमानक का लगाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सवालों पर। तो चलिए देखिए, मैंने सवाल लिया हुआ है। देखिए सवाल लगाने से पहले एक बात मेरी फिर से ध्यान कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हम सांद्रता से ही पहचानेंगे कि हमें फॉर्मूला मानक स्थिति का लगाना है या अमानक स्थिति का। अगर सांद्रता 1 मोलर सवाल में लिखी हुई है तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला मानक स्थिति का लगाना होगा। अगर सांद्रता पॉइंट में कुछ भी लिखी है, 1 मोलर नहीं है, पॉइंट में कुछ भी लिखी हो और वो 1 मोलर नहीं है, तो हमें जो फार्मूला है वो अमानक परिस्थिति, और अमानक परिस्थिति में जो नष्ट समीकरण होती है उसके द्वारा लगाएंगे। तो वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। आज हम देखते हैं अमानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। मानक परिस्थिति क्या होती है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 1 एटीएम हो जाएगा, 1 वायुमंडल हो जाएगा, सांद्रता कितनी होगी, 1 मोलर। अभी मैंने पीछे आपको बताया मानक परिस्थिति। तो यहां पर देखिएगा कि फार्मूला इसका क्या होता है, मानक परिस्थिति का। अब मानक परिस्थिति में सेल के विद्युत वाहक बल को कैसे लिखते हैं, E0 सेल, ई के ऊपर 0 लगा करके और सफिक्स में यहां पर सेल लिख देते। तो E0 सेल बराबर हो जाएगा E0 कैथोड, क्या रखना है, कैथोड का अपचयन विभव रखना है, माइनस लगाया E0 एनोड, एनोड का क्या लगाना लिखना है, अपचयन विभव, यानी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और दोनों का हमें ध्यान ये रखना है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि दोनों का कौन सा विभव लिखना है, अपचयन विभव लिखना है। देखिए इनका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव, है ना। तो यहां पर मुझे रखना है सवाल में, वो क्या रखना है कि मुझे इनका अपचयन विभव रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑक्सीकरण अपचयन भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण अपचयन आपको नहीं पता है, स्थापन और विस्थापन जो अभिक्रिया का मैंने वीडियो डाला है, आप उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन को देख करके समझ सकते हैं। उस पर मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, तो वहां पढ़ सकते हैं आप। तो यहां पर कैथोड का अपचयन विभव लिखना है, माइनस एनोड का अपचयन विभव हो गया। तो यहां पर हमें कैथोड का अपचयन और ये दोनों का अपचयन विभव रखना होता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान कर लीजिएगा। अब इसी के आधार पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। तो यहां पर लिखा निम्नलिखित सेल का या निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने एक सेल बना हुआ है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही बन के आएगा। तो ये एक सेल बना हुआ है और ये उसकी वैल्यूज लिखी हुई है। ये वैल्यूज भी, ये इतनी वैल्यूज आपको प्रत्येक सवाल में दी जाएगी, आपको याद नहीं करना है। ये सब वैल्यू जो हमारी होती हैं ये सब आपको सवाल में दी जाएंगी वहां पर। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ये जो हमारे सामने इस तरीके से सेल बना हुआ है, पहले इसको समझ लेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो सवाल 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको करना क्या है, हमें इस फार्मूले में रखने के लिए कैथोड पहचानना होगा कि कैथोड कौन है, एनोड पहचानना होगा कि एनोड कौन है। जब तक कैथोड एनोड इस सवाल में पहचान नहीं पाओगे तब तक सवाल को नहीं कर पाओगे। तो कैथोड एनोड कैसे पहचाना जाएगा, तो जैसे ये सवाल बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही पहचानना है। देखिएगा यहां पर, देखिएगा ये जो बीच में लाइन खींची इसको कहते हैं लवण सेतु। हालांकि मैंने सेल आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं जितनी जानकारियां हैं। इसको कहते हैं लवण सेतु और ये कहते हैं धातु की छड़, यानी निकल की जो छड़ है वो निकल सल्फेट के विलयन में पड़ी हुई है। जो ये कॉपर, ये सिल्वर है हमारा, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर का विलयन हो सकता है। ये सिल्वर जो है हमारा, इसमें ये सिल्वर की छड़ पड़ी हुई है।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिएगा इनकी सांद्रता लिखी हुई, मैंने बताया था आपको कि सांद्रता से ही हम पहचानेंगे। यानी सांद्रता यहाँ कितनी लिखी है 1m। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सांद्रता को देखा, आप जैसे ही यहाँ पर सांद्रता को देखेंगे तुरंत समझ जाइएगा मुझे फार्मूला मानक या अमानक स्थिति का लगाना है। अगर सांद्रता 1m लिखी हुई है तो फार्मूला मानक स्थिति का है। अगर सांद्रता पॉइंट वाइंट में कुछ भी लिखी होगी तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, अमानक परिस्थिति का। तब हमारा ये फार्मूला यूज नहीं होगा, तब हम नष्ट समीकरण लगा करके ईएमएफ निकालेंगे। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, आज हम देखते हैं अमानक मानक परिस्थिति का। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिएगा तो ये हो गया लवण सेट और ये हमारा सेल। अब ये सामने हमारे एग्जाम में ऐसे ही बना हुआ होगा, तो हमारा जो दाएं साइड में पड़ेगा, जो हमारे दाहिने हाथ पर पड़ेगा, वो हमारा हो जाएगा कैथोड। जो हमारे दाहिने साइड में, इस साइड में पड़ेगा, इधर लिखा होगा दाहिने हाथ पर, तो ये हो जाएगा कैथोड। और जो हमारे बाएं साइड में लिखा होगा, जो इस तरफ लिखा होगा, वो हो जाएगा एनोड। तो ये बन जाएगा हमारा, इधर वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैथोड। यानी ये हो जाएगा हमारा, ये काम किसका करेगा, ये हो जाएगा कैथोड, और ये हमारा क्या हो जाएगा एनोड। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही पहचानना है, ये हमारा क्या हो जाएगा एनोड। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एनोड। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ा काम, जो मेन काम है, वो हमें कैथोड और एनोड पहचानना ही है। तो हमारी जो दाहिनी साइड में पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। जो हमारे बाईं साइड में बना हुआ होगा वो एनोड हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कैथोड पर हमारा कौन है, सिल्वर है, एजी है। कौन सा आयन है, सिल्वर है कैथोड पर। देखिए कैथोड पर कौन आया है, सिल्वर वाला आया है ना, सिल्वर वाला लिखा हुआ है उधर, तो सिल्वर कौन सा है, कैथोड पर है। एनोड पर कौन आया है, ये निकिल वाला है ना। अब ये निकिल किस पर है, एनोड पर है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। अपचयन का मतलब क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होगा ना, तो कैथोड अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या एक्सेप्ट करना, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर एनोड को पहचान लिया, कैथोड को पहचान लिया। अब सीधे फार्मूले में मुझे वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कैथोड पर क्या है, ये एजी है। इनकी वैल्यूज कहाँ है, नीचे देखिए लिखी हुई है, ये वैल्यू ये मुझे दी गई है। तो देखिए मैंने पहचान लिया एनोड, एनोड पर कौन है, ये निकिल वाला, यानी ये निकिल, देखो ये दिया गया हमें, निकिल की वैल्यू कितनी, -0.025 वोल्ट। एनोड का मिल गया मुझे। कैथोड पर कौन है, ये सिल्वर। तो कैथोड पर हमारा देखिएगा E0 Ag प्लस और Ag 0.80, ये तो मुझे वैल्यू दी गई। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा, सवाल में फार्मूले में देखिए क्या लिखा है, अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन यानी धातुओं का अपचयन हो रहा। जो ये वैल्यू दी गई है, इनमें जो सेल बना करके मुझे ये दिया गया इसकी वैल्यू, इसमें देखिए कि अपचयन ही हो रहा, कहीं ऑक्सीकरण तो नहीं दिया गया। अगर ऑक्सीकरण दिया गया होगा तो हम उसको पलट करके अपचयन बना लेंगे। अगर मान लिया ऑक्सीकरण दिया भी गया हो तो हम क्या करेंगे, उसकी जस्ट वैल्यू अपोजिट लिख लेंगे, उल्टा। जैसे मान लिया ऑक्सीकरण में प्लस में दिया गया तो हम जब अपचयन में रखेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे, या यहाँ पर हमें अगर माइनस में ऑक्सीकरण दे दिया गया तो अपचयन में जब रखेंगे तो उसको प्लस कर लेंगे। यानी ऑक्सीकरण दिया गया तो अपचयन में बदलने के लिए माइनस कर देंगे, अगर अपचयन माइनस में दिया गया तो ऑक्सीकरण में बदलने के लिए तो प्लस कर लेंगे। यानी चिन्ह क्या कर लेते हैं, विपरीत कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा निकिल हमारा कितना है 2, तो 2 से कितना हो गया, निकिल पर चार्ज कितना हो गया 0, यानी इधर 2 से 0, ये अपचयन ही हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या या चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और चार्ज का घटना क्या होता है, अपचयन। तो निकिल पर 2 चार्ज, इधर निकिल पर कोई चार्ज नहीं, तो निकिल का क्या हुआ है, अपचयन। तो इसका जो विभव दिया गया -0.025, यह अपचयन विभव है। यहाँ पर सिल्वर जो हमारा Ag प्लस है, तो Ag प्लस है और प्लस से कितना हुआ 0, घट रहा ना, तो आवेश का घटना क्या होता है, अपचयन। यानी ये भी हमारा क्या है, अपचयन ही दिया गया है। यानी ये दोनों मान अपचयन विभव ही हैं। ये क्लियर हो गया ना यहाँ पर। तो अब हमें पता चल गया कि ये दोनों मान अपचयन विभव। अगर मान लिया कोई ऑक्सीकरण दिया गया होता तो हम उसको पलट के, जो हमारा दिया गया होता उसको पलट के अगर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में हो जाता, माइनस में दिया गया होता तो प्लस में हो जाता। तो ये हमें मान पता चल गए। अब ये मान हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख लेंगे और हम सेल का विद्युत वाहक बल जो हमें मानक परिस्थिति में दिया गया था उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने पहचान लिया था कि कैथोड पर कौन होगा, एनोड पर कौन होगा। कैथोड पर कौन होगा, कैथोड पर होगा ये सिल्वर Ag, अभी उधर लिखा था मैंने। एनोड पर कौन होगा, एनोड पर होगा ये निकिल, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, तो ये निकिल हो जाएगा। तो कैथोड पर हमें जो अपचयन विभव दिया गया वो कितना है 0.80,
यानी ये हमें दिया गया है 0.80। ये कैथोड पर हमारा अपचयन विभव का मान जो सिल्वर के लिए है वो ये दिया गया है। उसके बाद बीच में हम लगा देंगे माइनस, बीच में माइनस लगाओ, माइनस लगा देंगे। फिर हमारा क्या है एनोड, एनोड पर कौन आएगा, एनोड पर आएगा ये निकेल, अभी पीछे मैंने बताया आपको निकेल आएगा माइनस 0.025, तो यहां कर लेते हैं माइनस 0.025, ये हो गया हमारा, और वोल्ट लिख सकते हैं आप उसमें, ये हमारा वोल्ट हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई कर लेगा ना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.80 प्लस 0.025, तो ये जुड़ करके आपका जो आंसर आ जाएगा 0.825 वोल्ट, यानी ये हमारा आ गया आंसर। तो ये मैंने जोड़ करके इसका आंसर 0.825 निकाल लिया है, ये इसका आ गया आंसर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लें इनकी समीकरणें भी आपसे लिखने के लिए कह दिया जाए कि कैथोड एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी समीकरण आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि इस अभिक्रिया की जो है ये हमें दिया गया सेल है, इसकी समीकरणें कैसे लिखी जाती है। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि समीकरणें भी इनकी लिख करके दिखाइए, तो समीकरण कैसे लिखी जाएगी वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया, देखिए आपसे अर्ध अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है और सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो अर्ध अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मेरे जो दाहिनी साइड में पड़ेगा, मेरे जो दाएं हाथ में इधर लिखा होगा, दाहिने साइड में लिखा होगा, उसे हम कहते हैं कैथोड, यानी ये हमारा क्या होगा, कैथोड। दाएं साइड में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, आपको याद रखना है कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, यानी कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट साइड में होगा, जो हमारे बाएं साइड में होगा, बाएं साइड में ये है निकेल, तो यहां पर क्या होता है, इसको कहते हैं एनोड, और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो इसको हम कहेंगे एनोड, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यानी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये बीच में क्या है, ये बीच में है आपका जो डबल लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं लवण सेतु, ये परिपथ को जोड़ने का काम करता है। जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये है लवण सेतु। तो यहां पर देखिएगा सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, तो हमारी पहली अभिक्रिया कौन सी, एनोड पर हो रही है, तो पहला हम लिखेंगे अभिक्रिया हमारी कौन सी है, ऑक्सीकरण की कहां पर हो रही है, एनोड पर, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होगा, तो ऑक्सीकरण निकेल का होगा। देखिए निकेल, अब निकेल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो निकेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जितना उसके ऊपर चार्ज लगा है। तो यहां पर देखिए निकेल, निकेल से कितना बन गया है, 2 प्लस बन गया, यानी निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। जो धातु जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी उसके ऊपर उतना ही क्या लग जाता है, प्लस, यानी निकेल के ऊपर यहाँ पर देखिए कितना प्लस लगा हुआ, 2, यानी निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो एनोड पर लिख लेंगे हम निकेल, एरो लगा देंगे। निकेल ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2, तो निकेल से निकाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और निकेल पर चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो ये हो गया निकेल डबल प्लस, कर लेते हैं, ये हो गया हमारा निकेल डबल प्लस। ये हो गया हमारा एनोड पर ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, आपको याद रखना है एनोड पर ऑक्सीकरण। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड हमारा क्या है, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पर हम लिख लेते हैं यहां पर कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, यानी कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। अपचयन का मतलब एनोड पर जो धातु जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी, कैथोड पर वह दूसरी धातु जो भी होगी वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो कैथोड पर कौन है हमारा, सिल्वर, Ag। तो यहां पर देखिएगा Ag, Ag के ऊपर कितना लगा हुआ है, 1 प्लस, लेकिन होना कितना चाहिए था, इस पर 2 प्लस होना चाहिए था, क्योंकि धातु हमारी जो जितने इलेक्ट्रॉन जो निकालेगी, ग्रहण करने वाली धातु उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करना पड़ेगा उसको। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी तो 1 प्लस लगा हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, तभी इसके ऊपर 1 प्लस आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बदल गया हमारा सिल्वर में। अब ये हमारा बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए,
तभी उसे कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा होने पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ लग जाएगा हमारा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये मैंने लिख लिया इनकी अर्ध समीकरण। अब दोनों अर्ध समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण समीकरण या पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यहां पर देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं दोनों को। अब जोड़ देंगे तो जो हमारे अपोजिट साइड में है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, इलेक्ट्रॉन तो कट गए। इधर वाला पोर्शन इधर लिख देना है, उधर वाला पोर्शन उधर लिख देना है। तो यहां पर देखिएगा निकिल हो गया हमारा, और ये लिख लिया हमने 2Ag प्लस, इधर का इधर लिख देना है इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड का बाई साइड का बाई ओर, दाएं साइड का दाईं ओर। तो ये लगा दिया एरो, उसके बाद हमारा क्या हो गया, निकिल 2 प्लस, और ये हो गया हमारा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये हो गया 2Ag। ये 2 से गुणा किया तब यहाँ पर सब में क्या हुआ है, 2 हुआ है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही मान लिया किसी समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है तो आपको ऐसे ही गुणा करके क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया और अर्ध अभिक्रिया, दोनों मैंने आपको लिख करके समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।